हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा प्लेलिस्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक वगैरह अपलोड हो रहा है, जिसमें से एक और टॉपिक अभी आप लोग के पास मिलने वाला है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सप्लाई टॉपिक है। जिससे पहले हम लोग डिमांड का बात कर चुके थे और ये सप्लाई का टॉपिक है जिसमें हम लोग सप्लाई के बारे में सारा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और इसमें से क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं यूपीएससी एपीएफओ में। और हम लोग सप्लाई टॉपिक के सारे टॉपिक को एक समराइज वे में अच्छे से समझेंगे और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है और हमको एक प्रिसाइज वे में अच्छे से समझने का कोशिश करना है। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात कर लेते हैं सप्लाई का। अगर आप लोग पिछले वाले लेक्चर को देखे होंगे डिमांड वाले को, तो उसमें से अगर वो आप समझ रहे हैं तो ये आपको सप्लाई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको सप्लाई में ये जानना जरूरी है कि सप्लाई होता मतलब करता कौन है सप्लाई। अगर हम ज़्यादा डिमांड करेंगे तो सप्लाई भी मेरा ज़्यादा बढ़ेगा। हमको ज़्यादा किसी चीज़ का अगर ज़रूरत है तो हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे इट मीन्स क्या, सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर ये पहले सप्लाई कौन करता है, सबसे पहले सप्लाई का अगर बात करें तो ये प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है। सप्लाई प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है और वही सप्लाई करता है जिसके पास एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर दिए, अब मेरे पास सेल करने का एबिलिटी है ही नहीं, तो हम उस प्रोडक्शन का काम क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे उस प्रोडक्शन का। तो जिसके पास एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये सप्लाई पे डिपेंड करता है। पहला तो प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है सप्लाई, और ये सेलिंग प्रोडक्ट जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी है तो वो सप्लाई करेगा। और ये डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, तीसरा फैक्टर एक और, सप्लाई डिपेंड करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका कितना है, मतलब आप पर डे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई उस पर डिपेंड करता है। और चौथा फैक्टर क्या है कि अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो आप सप्लाई ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि हमको इस चीज़ को सप्लाई करने से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनकम होगा। तो एक ये भी फैक्टर है कि प्राइस का क्या रिलेशन है सप्लाई से। तो आप लोग को समझ में आ गया, तीन हम बताएं। पहला बताएं बाय प्रोड्यूसर, सप्लाई उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास सेल करने का कैपेसिटी अच्छा है तो आप ज़्यादा सप्लाई कीजिए। अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा सप्लाई कीजिए। तो कहने का मतलब ये सारा फैक्टर है जो आपको सप्लाई को मैटर करता है कि सप्लाई किस किस बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। तो प्राइस अभी जस्ट हम आपको बताएं, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा इनकम आएगा। तो एक ये फैक्टर होता है। प्राइस का रिलेशन क्या होता है इसमें, यहाँ पे हम आपको बता दें, प्राइस का जो रिलेशन होता है ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट है, डायरेक्टली जिसको कहते हैं। और इससे पहले हम लोग जो डिमांड वाले चैप्टर में पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि उसका निगेटिव रिलेशन था जो कि हम लोग इन्वर्सली रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राइस और सप्लाई में रिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सप्लाई कर्व का। तो सप्लाई कर्व आपको जैसे भी पता चला, प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट का। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो हम लोग सप्लाई कर्व का अगर बात करें तो अगर इधर सप्लाई है एक्स एक्सिस में और ये वाई में आपका प्राइस है, तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी आप इंक्रीज कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड स्लोपिंग, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगा। ये आपका ग्राफ कैसा हुआ, अपवर्ड स्लोपिंग। थोड़ा सा वो गलत बन गया, एक सेकेंड। तो ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, ये आपका इधर हो गया सप्लाई, इधर हो गया प्राइस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। कहने का मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, या सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तभी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका हो गया सप्लाई कर्व। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन में देखिए क्या है कि अगर हम जो फैक्टर वगैरह जिस पे सप्लाई डिपेंड करता है उस फैक्टर का रिलेशन अगर सप्लाई से हम लोग देखें
तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई जिस जिस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है उसका रिलेशन अगर सप्लाई से है तो उस दोनों रिलेशन के बीच के टर्म को, मतलब जो दोनों रिलेशन है उसके बीच के रिलेशनशिप को क्या नाम देते हैं हम लोग, सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन समझ में आ गया। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है फैक्टर, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग डिमांड वाले लेक्चर में क्या किए थे, फैक्टर डिस्कस किए थे, उसी तरह इसमें भी फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा सप्लाई देंगे, पहला रिलेशन। दूसरा देखिए क्या हो सकता है बताइए, या मान लीजिए पहले क्या था, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा हो जाएगा। तो रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए तीसरा क्या हो सकता है कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए नया नया मशीन्स वगैरह आता है, नया नया टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है, जहां हम 10 प्रोड्यूस कर रहे थे पर डे, अब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी आपका मैटर कर रहा है सप्लाई पे, कि सप्लाई आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है। अब मान लीजिए चौथा क्या हो सकता है, मान लीजिए पहले क्या था, हम एक फॉर्म से प्रोडक्शन करते थे, अब हम क्या किए, समय के साथ 2-3 फॉर्म और लगा लिए, क्योंकि हम लोग को क्या कहते हैं, ये प्राइस ज़्यादा दिख रहा था प्रोडक्ट्स का, या प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी मेरे पास और ज़्यादा था, या टाइम था, तो हम 2-4 फॉर्म और इस्टेब्लिश कर लिए, जिससे हम क्या किए, अपना सप्लाई वगैरह बढ़ा लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स भी डिपेंड करता है। और आपका क्या हो सकता है, अब मान लीजिए क्या हो रहा है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, अगर उस पर टैक्स लग रहा है, अगर टैक्स कम लग रहा है तो हम लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे और ज़्यादा इनकम कमाएंगे। अगर टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग सप्लाई को कम करेंगे और कम इनकम आएगा। तो यानी कि एक मैटर है टैक्स, टैक्स के वजह से भी हम लोग को सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। या मान लीजिए एक ऐसा भी फैक्टर हो जो कंपनी का कुछ गोल हो कि नहीं हमको इतना टारगेट लेना है, पर डे 2000 प्रोडक्शन करना है और उसको सेल करना है, सप्लाई करना है। ठीक है। तो कंपनी के गोल पर भी डिपेंड करता है। तो सप्लाई किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आप लोग को यहाँ पे सारा समझ में आ गया। ठीक है। तो इसी फैक्टर का रिलेशन अगर सप्लाई से देखेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, हम उसको सप्लाई फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम लोग रिलेशन वगैरह देखते थे डिमांड वाले चैप्टर में कि क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के घटने या बढ़ने से, उसी तरह हम लोग सारा नंबर ऑफ फॉर्म, टैक्स पॉलिसी, ये सब सारा जो अभी हम जो सारा ये फैक्टर है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है। दूसरा देख लीजिए क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जैसे डिमांड में हम लोग देखे थे, इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, किसी दूसरे के जगह पे यूज करना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि 2 गुड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखिए एक टी का और कॉफ़ी का एग्जांपल लिए थे पिछले बार डिमांड वाले लेक्चर में। तो मान लीजिए टी का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, टी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और कॉफ़ी का प्राइस में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टी को सप्लाई ज़्यादा करेंगे। सप्लाई अगर बात किया जाए, जिसका प्राइस ज़्यादा होता है उसी का सप्लाई ज़्यादा होता है, तो टी का सप्लाई ज़्यादा करेंगे। तो जब टी का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो कॉफ़ी का सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड में क्या रिलेशन है, टी और कॉफ़ी में क्या रिलेशन आया, जब प्राइस का बढ़ा तो ये क्या हुआ, निगेटिव रिलेशन आया, इन्वर्सली रिलेशन आया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड में क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन, बट डिमांड में क्या था, पॉजिटिव था। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री गुड्स में देख लीजिए, अब यहाँ पे हम एग्जांपल पिछले बार लिए थे बटर और ब्रेड का। ठीक है, बटर और ब्रेड का। अब मान लीजिए क्या हो रहा है, प्राइस इसका बटर का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के बाद इसका प्राइस कर रहे हैं नो चेंज, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जब प्राइस का इंक्रीज हो रहा है सप्लाई भी इंक्रीज होगा, जब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और तो इसका सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इसका प्राइस नो चेंज है, इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये लो हो गया। अब इसमें देखिए क्या रिलेशन है, नो चेंज है बट फिर भी क्या हुआ ना, कम्प्लीमेंट्री गुड्स में इसका प्राइस बढ़ा तो हमको, सॉरी ये गलत है, जब इसका प्राइस बढ़ा तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है, तो इसका प्राइस बढ़ा तो सप्लाई इसका बढ़ा है, तो सप्लाई इसका बढ़ा है तो उसके साथ बटर का भी तो सप्लाई बढ़ाना होगा, जबकि प्राइस इसमें कोई चेंज नहीं है। तब देखिए इसमें क्या रिलेशन है, तो ये है आपका पॉजिटिव रिलेशन।
तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। कंप्लीमेंट्री गुड्स में सप्लाई में अगर बात करें तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, सब्स्टिट्यूट गुड में अगर सप्लाई का बात करें तो निगेटिव रिलेशन होगा। तो ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में देखिए क्या है, अगर हम टेक्निक को अपग्रेड करते हैं, टेक्निक को अगर अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड करने से क्या हो जाएगा, मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा टेक्निकल हो गए और कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर क्या कर रहे हैं, टेक्निक में कुछ खराबी आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये ज़्यादा हो रहा है टेक्निक तो सप्लाई भी ज़्यादा, टेक्निक कम तो सप्लाई भी कम। ये भी क्या है, तो आपका पॉजिटिव रिलेशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका टेक्निक्स में ये हो गया। अब नंबर ऑफ फॉर्म्स देखिए क्या होता है। नंबर ऑफ फॉर्म्स में देखिए, अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स आपका ज़्यादा होगा तो आप सप्लाई क्या कीजिएगा, ज़्यादा कीजिएगा। नंबर ऑफ फॉर्म्स आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सप्लाई क्या कीजिएगा, कम कीजिएगा। तो ये भी आपका पॉजिटिव रिलेशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी में क्या होगा, अगर हम टैक्स ज़्यादा लगाने लगेंगे तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, हम जो सप्लाई करते थे, प्रोडक्शन करते थे, उस पर हम ज़्यादा अब टैक्स लगाने लगे तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही टैक्स अगर कम हो जाए तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ये देखिए क्या रिलेशन, ये ज़्यादा टैक्स ज़्यादा हो रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव रिलेशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो चारों का आपको रिलेशन बता दिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्निक्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स, टैक्स पॉलिसी। तो ये सब आपका क्या था, एक रिलेशन फैक्टर है। हो सकता है क्वेश्चन में इस तरह का आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। याद करने का जरूरत नहीं है, ये सब याद करने वाला चीज़ तो है नहीं। ठीक है, बट आप लोग कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। जैसा कि हम लोग डिमांड में भी पढ़े थे, एक्सपेंशन में क्या बताए थे, अगर प्राइस में चेंज होने से कुछ चेंज होता है तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई में क्या था कि प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखना है। ठीक है, अदर फैक्टर के चेंज, प्राइस को यहां पे क्या करना है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। अदर फैक्टर के चेंज होने से अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। फैक्टर में चेंज हो रहा है बट प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, बट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये सप्लाई का कैसे होता है कर्व, अपवर्ड। अब मान लीजिए यहाँ पे, इधर मान लेते हैं, यहाँ पे आपका है सप्लाई, इधर है आपका प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कर्व ड्रॉ किए 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपका Q1, Q2, Q3 और यहाँ पे आपका P3, P2, P1। ठीक है, तीनों आया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का बात करें तो जैसे जैसे देखिए हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा क्वांटिटी भी देखिए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही मेरा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो इस अपवर्ड डायरेक्शन को कहेंगे क्या, अपवर्ड डायरेक्शन को कहेंगे एक्सपेंशन। और इस पॉइंट से अगर नीचे आ रहे हैं तो डाउनवर्ड को क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन हो गया जब क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, अपवर्ड हो गया एक्सपेंशन, और डाउनवर्ड हो गया कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो यहाँ पे आपका अप एंड डाउन सप्लाई होगा। अब अगर बात कर ले इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले में तो ये आपका सप्लाई का है कर्व। ठीक है, अब इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या होगा कि सप्लाई का कर्व चेंज होगा। तो इसमें सप्लाई का कर्व हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमको 3 लेना पड़ रहा है। तो प्राइस कांस्टेंट एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इधर हो गया आपका सप्लाई, इधर हो गया प्राइस। प्राइस फिक्स्ड है मगर क्वांटिटी यहाँ पे Q1, Q2, Q3। अब देखिए क्या हो रहा है, इधर से अगर इधर जा रहे हैं राइट साइड तो यहाँ पे होगा आपका इंक्रीज,
और इस साइड अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे होगा आपका डिक्रीज इस पॉइंट से, ठीक है। तो आपका जैसे क्वांटिटी इंक्रीज किया तो हम लोग इंक्रीज में आ गए, और इसमें देखिए क्या हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहा है सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्राइस फिक्स था बट अदर फैक्टर के वजह से इसका सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व मूव कर रहा है, इधर उधर फिक्स हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये आपका है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हम लोग डिमांड में बात किए थे कुछ लॉ के बारे में, तो यहाँ पर भी हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई में देखिए क्या क्या हो सकता है। इसमें भी 3 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर, एज्यूम अदर फैक्टर आर कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस। अदर फैक्टर जितना है वो सारा कांस्टेंट है बट प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई होना चाहिए। प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो उसका सप्लाई भी ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। ये लॉ है आपका, लॉ ऑफ सप्लाई का। और ये जो अप्लीकेबल है, जैसे डिमांड में अप्लीकेबल था नॉर्मल गुड्स पे, यहाँ भी ये आपको नॉर्मल गुड्स पे अप्लीकेबल होगा। नॉर्मल गुड्स कहने का मतलब है कि जो हम लोग रेगुलर या नेसेसरी गुड्स जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं कि जिसका जरूरत भी नहीं है फिर भी उस गुड्स पे, तो उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है डिफेंस गुड, उस पर लॉ अप्लाई नहीं हो, जिसका जरूरत नहीं है तो उसको क्या करेंगे करके, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक पॉइंट इसमें और एक्स्ट्रा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। सप्लाई का जहाँ तक जो भी बात था वो सारा बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम लोग डिमांड और सप्लाई दोनों पढ़ चुके हैं तो हमको ये टर्म समझने में ईजी होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो, जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लाई हो। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, मतलब हमको 2 चाहिए और 2 ही मार्केट में है तो वो इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं कि हमको 2 चाहिए और मार्केट में 100 है, तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट डिमांड कम है, तो ये अनबैलेंस हो सकता है। या कभी कभी होता है क्या कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होता है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होता है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो आपको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर्व जो है इसका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं ग्राफ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर्व का ये ले लीजिए, हो सकता है ग्राफ वगैरह का भी कुछ नॉलेज हो जाए तो पता चल जाएगा। अब इधर देखिए क्या है, यहाँ पे आपका प्राइस है और इधर आपका क्वांटिटी है, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डिमांड का क्या बताए थे पिछले वाले लेक्चर में, कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई का क्या होता है अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल है, प्राइस एंड, एक सेकेंड, फिर से बता देते हैं, जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाएगा, ये हो गया डाउनवर्ड डिमांड, ये हो गया सप्लाई, और जिस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में प्राइस एकदम फिक्स्ड हो गया कि जितना मतलब ये जो कर्व है यहाँ पे जो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, जितना हम मेरे पास डिमांड है उतना ही हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। और इसको अदर हम अगर टर्म में बात करें तो जितना मेरे पास प्राइस है उतना ही हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास प्राइस ज़्यादा होगा तो हम और ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी कर लेंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे सामान। तो जितना प्राइस है अगर उतना मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है, मतलब 2 का ज़रूरत है तो हम 2 ही ले रहे हैं, तो ये भी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। और डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जहाँ पे होगा उसको कहेंगे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ग्राफ इसका यही होता है, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ठीक है। तो आपको यहाँ तक सारा कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। और अगर आपको सारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट जो भी होता है वो आप दीजिए ताकि हम उसको और अच्छा चेंज कर पाएँ। और नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेके आएंगे, जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। दोनों को एक साथ कोशिश करेंगे, जैसा होता है वो देख के बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए ताकि कुछ चेंजेस कर पाएँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।